हेलो, वेलकम टू अमेरिका के बेस्ट। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेई आरआरबी जेई बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द मेथड यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण को कम करने के तरीके के बारे में सही है? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो पहला आंसर देखिए, मेकिंग ए रफ सरफेस, खुरदरे सतह को बनाना, यूज ऑफ लुब्रिकेंट, यूज ऑफ सैंड पार्टिकल्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो यूज ऑफ लुब्रिकेंट। जैसे किसी भी मशीन में अगर लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, मतलब आवाज़, खड़खड़ की आवाज़ कम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, कास्ट आयरन इज ए करेक्टरिस्टिक्स बाय मिनिमम ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। कास्ट आयरन की पहचान कार्बन के कम से कम कितने प्रतिशत से होती है? ठीक है, 0.2% या 2% या 4.3% या 2.2%। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कार्बन की परसेंट 2% से अगर ज़्यादा होगी तो वो होगी वो होगा कास्ट आयरन, और 2% से अगर कम होगी कार्बन की मात्रा, ठीक है, तो वह स्टील होगा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको एक फोटो दे रखा है, इसमें देखिए HSS लिखा है, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ये इसका जो कोड होता है 1841 होता है, मतलब 1% एक होता है टंगस्टन और 8% होता है क्रोमियम। ठीक है, फिर होता है वेनेडियम। ठीक है, और 0.7% कार्बन होता है। तो ये कटिंग टूल के लिए यूज़ करते हैं हाई स्पीड स्टील में। लेकिन देखिए नीचे देखिए, ये आपको कार्बन की परसेंट 2 से ज़्यादा दे रखा हो तो कास्ट आयरन होगा, और कार्बन का परसेंट 2 से कम है तो स्टील दे रखा है। ठीक है, पिग आयरन यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, ब्लास्ट भट्टी होती है उसको पिग आयरन के लिए यूज़ करते हैं, और स्टील के लिए करते हैं ओपन हर्थ फर्नेस। ठीक है, या सीमेंस मार्टिन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। और कास्ट आयरन होता है वो क्यूपोला फर्नेस में बनाते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन को। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाई ए कटर विच इज रोटेटेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वर्क पीस इज कॉल्ड। एक कटर द्वारा धातु को हटाने की प्रक्रिया जो कार्यखंड की यात्रा की दिशा के विपरीत दिशा में घूमता है, कहा जाता है। तो आप बताइए, एंड मिलिंग होगा या डाउन मिलिंग होगा या फेस मिलिंग होगा या अप मिलिंग होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा अप मिलिंग। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको अप मिलिंग और डाउन मिलिंग होती क्या है। तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जो अप मिलिंग होती है वो कन्वेंशनल मिलिंग भी कहते हैं उसको। ठीक है, और कार्यखंड होता है या वर्क पीस होता है उसको उठाने की एक नेचर होता है उठाने का। ठीक है, अप मिलिंग का। पर लेकिन जो डाउन मिलिंग होती है उसको हम एक अच्छी सरफेस फिनिशिंग प्राप्त करते हैं डाउन मिलिंग में, और इसको हम क्लाइम मिलिंग भी के नाम से भी जाना जाता है डाउन मिलिंग को। ठीक है, तो आप चित्र देख कर समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? चैम्फरिंग इन ए ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो चैम्फरिंग बताना है कि कौन सा ऑपरेशन होता है। तो A B C D चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, बताइए कौन सा आंसर होगा। बेवलिंग द extreme end of workpiece, embossing diamond shaped pattern of the surface of a workpiece, reducing the end of a whole reduced cylinder and enlarging the end of the whole cylinder। तो आपको बताना है इसका आंसर। मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बेवलिंग द एक्सट्रीम एंड वर्कपीस, कार्यस्थल के बिल्कुल अंतिम भाग की पूर्णता। मैं आपको इसको क्लियर करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चैम्फरिंग ऑपरेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑपरेशन लेथ मशीन में किया जाता है। तो यहाँ पे एक चैम्फरिंग टूल भी यूज़ करते हैं, लेकिन चैम्फरिंग ऑप्शन देखिए, कोई भी टूल है उसके कॉर्नर को हम एक अलग शेप दे रहे हैं, एक ट्रायंगल टाइप, मतलब एक एक एंगल में काट रहे हैं उसको। ठीक है, तो चैम्फरिंग होगा। आप देख सकते हैं चित्र में चैम्फरिंग जहाँ लिखा हुआ है, एरो दिखा रहा है वहाँ पे, वो चैम्फरिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइफ
and cutting speed is expressed as where n and c are constant। ठीक है, एक टू लाइफ इक्वेशन बतानी है, कौन सी है आप सब जानते होंगे, बताइए। v अपॉन टी इक्वल टू सी या t अपॉन वी इक्वल टू सी, v की पावर n t इक्वल टू सी या v t की पावर n इक्वल टू सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वी टी की पावर n इक्वल टू सी। ठीक है, सी यहाँ कॉन्स्टेंट है, n टूल एक्सपोनेंट है, टी टूल लाइफ है, v कटिंग स्पीड है यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ पे छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द शाफ्ट कनेक्टेड इन सीरीज टू ईच अदर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है जब शाफ्ट एक दूसरे के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है, ये हो जाएगा जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब टी की बात करी जाए टॉर्क, तो टॉर्क बराबर होता है टी वन इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी थ्री। ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कैसे करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखिए शाफ्ट इज सीरीज। ठीक है, शाफ्ट अगर सीरीज में होती है तो देखिए शाफ्ट सीरीज में जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है जो थीटा होता है वो थीटा इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू जुड़ जाता है। ठीक है, और जो टॉर्क होता है वो सेम होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट इज सेम, ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर अदर केस की बात कर ली है शाफ्ट पैरेलल में, तो वहाँ देखिए क्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ शाफ्ट पैरेलल में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो जो थीटा बराबर रहता है थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री, लेकिन जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, ठीक है, वो जुड़ जाता है, टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू हो जाता है। ठीक है, तो आप दोनों समझ गए होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग है, यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होता है, वहाँ पे टॉर्क सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ की आपको यूनिट बतानी है, तो आप बताइए सेंटीमीटर या मिलीमीटर, माइक्रोन, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको बता दूं विकृति होती है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ की डिवाइडेशन होता है, तो वहाँ पे विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द बल्क मॉडुलस इज के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ई एंड पॉइजन रेशियो इज 1/m, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, आपको बताना है ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। ठीक है, आप बताइए, देखिए आप, और इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ई इजकल टू 3k1 - 2/μ। ठीक है, तो इसको मैं और 2/μ होता है जैसे 2/m। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको मैं दिखा देता हूँ इसको कैसे होगा ये। तो देखिए यहाँ पे कुछ इलास्टिक कांस्टेंट है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछे जाते हैं, जैसे ई इजकल टू 2g1 + μ। ठीक है, और ई इजकल टू 3k1 - 2μ होता है, ई इजकल टू 9kg/3k + g भी होता है, और इसको एक आगे भी दे रखा है जैसे g इजकल टू me/2m+1। ठीक है, ये 5-6 रिलेशन है जो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, आपको याद कर लेने हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाते हैं इसी तरीके से। ठीक है, के बल्क मॉडुलस है, ई यंग मॉडुलस है। ठीक है, और म्यू आपका है पॉइजन रेशियो। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ अपॉन म्यू जो होता है वो होता है पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेंथ अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और इसको 1/m से भी डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस उत्पादन करता है, तो आपको बताना है ब्लास्ट फर्नेस में क्या बनता है, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन या वाइट आयरन। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस में मैंने आपको बताया था पिग आयरन बनता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखिए, केबुला फर्नेस में बनता है हमारा कास्ट आयरन। ठीक है, और जो स्टील होता है वो बनता है ओपन हर्थ फर्नेस में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिग आयरन। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी वेल्डिंग है जिसमें पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज होता है। ठीक है, धातु के कुंड का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्लैग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या एमआईजी वेल्डिंग या टीआईजी। तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पिघली हुई धातु का भी एक पूल बनाते हैं इसमें। ठीक है, कुंड बना दिया जाता है,
तब वेल्डिंग करते हैं। दो दो धातु जैसे जोड़े जाएंगे, उन टुकड़ों के बीच में एक पुल बना दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। तो चलिए 11 क्वेश्चन देखिए। व्हेन द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स ए स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस इट इज सेड टू बी। जब ग्राइंडिंग पहिए की सतह चिकनी और चमकती सतह को विकसित करती है तो यह कहा जाता है। तो आपको बताना है क्या कहा जाएगा। जैसे कोई ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, और उसके जो दाने दाने होते हैं उस पे ग्राइंडिंग व्हील पे एब्रेसिव कण होते हैं, वो एक घिस जाते हैं, मतलब कुछ चलाते चलाते। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लोडिंग, ग्लेजिंग, ट्रोइंग या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ग्लेजिंग हो जाएगा, ठीक है, ग्लेजिंग हो जाएगा बी आंसर। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 क्या है। इन ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड विद A48L7V -25 व्हाट डज L रेफर टू। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, उसमें L का मतलब बताना है, ठीक है। तो L का मतलब बता, इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, इससे पहले रुकिए। तो यहाँ देखिए कोई एब्रेसिव व्हील है यहाँ पे, और एब्रेसिव व्हील में कोई नंबर लिखा होता है A48L7V या 25, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे जो L का मतलब पूछा है वो बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा था, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ आपको कि A होता है एब्रेसिव, ठीक है, एब्रेसिव मतलब कड़ कड़ होते हैं एब्रेसिव। 48 है ग्रेड का साइज, मतलब कड़ के साइज होंगे, जो एब्रेसिव कड़ होंगे उनका साइज होगा 48। L होगा ग्रेड्स, मतलब कितने प्रकार की कठोरता है इसमें, ठीक है, मतलब कितने टाइप के व्हील हैं जो हार्ड हैं, ठीक है, कठोरता दिखाई जाएगी। 7 होगा स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर के बॉन्ड है। और वी होगा बॉन्ड्स, ठीक है, वी बॉन्ड दिखाएंगे। वो 25 दिखाएगा, कोई कंपनी का नाम दर्शाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एल का मतलब, ठीक है, तो मैंने एल का मतलब बताया था। देखिए एब्रेसिव ग्रेड ग्रेड स्ट्रक्चर बॉन्ड, ठीक है, ये होता है। तो एब्रेसिव ग्रेड 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 होता है, ठीक है, ग्रेड होता है, वो होता है व्हील हार्डनेस, ठीक है। तो एल का मतलब हो गया जो व्हील है उसकी हार्डनेस को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एज शोन इन फिगर मार्क द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर दे रखा है आपको और आपको इसकी रीडिंग बतानी है, ठीक है। आपको रीडिंग बताइए कितनी होगी, 5.27 mm या 5.28 या 5.50 या 5.78, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 5.78। अब निकालेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01, ठीक है। पर लेकिन उसमें जो थिम्बल रीडिंग दे रखा है, आप देखिए थिम्बल रीडिंग क्या दे रखा है, 0.28 दे रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिगर में। देखिए फिगर में देखिए आपको थिम्बल रीडिंग 28 होगा, ठीक है। जो मैचिंग कर रहा है लाइन 30 से नीचे, वो 28 है, ठीक है। उसके बाद उसका जो उसके बाद उसका गुणा कर देंगे 0.01 में, ठीक है। तो थिम्बल रीडिंग हो जाएगी आपकी 0.28। तो हमने थिम्बल रीडिंग निकाल ली 0.28 में, लेकिन स्लीव रीडिंग वो 5.5 है। आप चित्र देखिएगा, उसे समझ लेना आप। तो 5.5 प्लस 0.8 जब जोड़ेंगे तो 5.78 mm इसकी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लैमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप फ्लो फॉलोज द। एक वृत्तीय पाइप में स्तरीय प्रवाह का वेग वितरण निम्नलिखित नियम का अनुसरण करता है, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो के लिए एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप बताइए। लीनियर लॉ होता है या पैराबोलिक लॉ होता है या लॉगरिथम लॉ होता है, नॉन ऑफ दिस होता है। तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, पैराबोलिक लॉ, ठीक है। चलिए फिगर में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ फिगर में देखिए आप, एक पाइप है उससे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो एक पैराबोलिक फ्लो में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ है। देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस होता है वो वॉल के किनारे पे ज़्यादा होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो बीच में ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे समझ लेना वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो किनारे पे वो बहुत कम होगी, ज़ीरो होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो पैराबोलिक फ्लो होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर द पंप, ठीक है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप में सबसे पहले जो लिक्विड होता है वह कहाँ एंटर करता है, एट द बॉटम, फ्रॉम साइड्स, एट द टॉप एंड एट द सेंटर। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा एट द सेंटर, ठीक है। बीच सेंटर पे सबसे पहले लिक्विड एंटर करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन पर्ट प्रॉब्लम ऑप्टिमिस्ट टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम आर 1 2 3, ठीक है। ये सब दे रखे हैं, ऑप्टिमिस्ट टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम रेस्पेक्टिवली देन द एक्सपेक्टेड टाइम इज, ठीक है। तो एक पार्ट सिस्टम में दे रखा है, प्रॉब्लम दे रखी है इसमें, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, देखिए एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है T0 प्लस 4TM प्लस TP/6, ठीक है। यहाँ पे T0 है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TM है मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, और TP है पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है 1 2 3, तो फॉर्मूला में रख देंगे 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3/6। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल आएगी वो डिवाइड करके वो 2 निकल आएगी, ठीक है। तो आप आंसर देखते हैं क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए आंसर आपका 2 निकल जाएगा, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो इसमें से बताना है आपको रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है इंटीग्रेशन dq/t इज लेस देन 0, ठीक है। रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए ये होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, देखिए dq/t होता है ये आपका, ये थर्मोडायनामिक साइकिल से लिया गया है एंट्रोपी से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dq/t इज लेस देन 0 होता है, वो इरिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है। रिवर्सिबल साइकिल के लिए dq/t इज इक्वल टू 0 होता है, और dq/t इज ग्रेटर देन 0 होता है, वो इम्पॉसिबल साइकिल के लिए होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल होगा वो कुछ, तो यहाँ पे ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज, थर्मल डिफ्यूजिविटी बताना है आपको क्या है, डायमेंशनल लेस पैरामीटर है, या फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, या यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल है, या ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये थर्मल डिफ्यूजिविटी ये बताता है कि किसी भी मेटल की अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो हीट कंडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील इज। उच्च कार्बन स्टील की कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, 0.15 टू 0.25%, या 0.25 से 0.5%, 0.6 से लेके 1.4%, या ग्रेटर देन 1.8% से लेके से ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 0.6 टू 1.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए डेड स्टील होता है उसके लिए 0.15% होती है कार्बन, लो कार्बन स्टील के लिए होती है 0.15 से लेकर 0.45 तक, और मीडियम कार्बन स्टील के लिए होती है 0.45 से लेकर 0.8% तक कार्बन, और हाई कार्बन स्टील के लिए होता है 0.8 से लेकर 1.5% कार्बन। तो क्वेश्चन में पूछा गया था हाई कार्बन स्टील के लिए, तो 0.8 से लेकर 1.5 तक होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। सी आंसर मैंने आप बता चुका हूँ। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गियर कैन बी बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑन मास प्रोडक्शन, ठीक है। मास प्रोडक्शन में गियर किस विधि से बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है शेपिंग, फॉर्मिंग, कास्टिंग, या हॉबिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, हॉबिंग। हॉबिंग से गियर बहुत तेज़ी से बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, इसका आंसर होगा डी।